अस्सलाम वालेकुम डियर कैरियर्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर 19 में। डियर कैरियर्स, जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री 9th क्लास सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक। डियर कैरियर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसको हमने डिस्कस किया था। उसने गोल्ड फाइड ली थी और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराने के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो उस गोल्ड फाइल से पास हो जाते हैं, जिससे उसने ये रिजल्ट निकाला था कि एटम के अंदर मैक्सिमम जो है वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इसी तरह से उसने ये भी कहा था कि एटम में सेंटर में कुछ सॉलिड या हार्ड बॉडी होती है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था। और उसने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस तरह से करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करे तो वो एनर्जी इमिट करती है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं और इमिट करते हुए एक स्टेज ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टकराकर एटम ब्लास्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अक्सर साइंटिस्ट है उन्होंने रदरफोर्ड के इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया। रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो रदरफोर्ड का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोहर। नील बोहर ने रदरफोर्ड की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नील बोहर का कहना यह था कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉज कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट करती है। कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करने से इलेक्ट्रॉन क्या है वो एक लम्हा ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से एटम कोलैप्स कर जाएगा। एटम अनस्टेबल है आपके मॉडल के मुताबिक। तो नील बोहर ने इस पे काम करना शुरू कर दिया अपना मॉडल देने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही नील बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या नील बोहर थ्योरी ऑफ एटम। नील बोहर ने जो एटम के मुतालिक, एटम की स्ट्रक्चर के मुतालिक जो थ्योरी दी थी, आज हमने उसको डिस्कस करना है। डियर कैडेट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के, तो नील बोहर साइंटिस्ट जो कि रदरफोर्ड का शागिर्द था, उसने 1913 में रदरफोर्ड की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए इस पे काम शुरू कर दिया। एक अपनी थ्योरी पेश की उसने। उसकी नील बोहर की थ्योरी की बेसिक क्या थी? रदरफोर्ड ने जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी की बेस पे थी, क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे थी। नील बोहर ने जो थ्योरी दी वो क्वांटम थ्योरी की बेस पे थी। क्वांटम थ्योरी क्या थी? बेसिकली ये भी एक फिजिक्स की ही थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी थी। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन की थी। क्वांटम थ्योरी क्या थी? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता। ये क्वांटम थ्योरी की बेसिक थी। इसी को बेस बनाते हुए नील बोहर ने कहा, अपनी एक थ्योरी पेश की रदरफोर्ड को रिजेक्ट करते हुए। नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन एन ऑर्बिट। वो कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो इमिट कर रहा है। इमिट का मतलब होता है खारिज करना, एब्जॉर्ब का मतलब है जज़ब करना। नील बोहर का मानना था, सपोज ये हमारे पास एक एटम है, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जिनको रदरफोर्ड ने शेल्स का नाम दिया था। तो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूसली वो सर्कुलेशन में है
और इस तरह से मूवमेंट करता हुआ एक लम्हा आता है कि वो एटम में गिर जाता है और इस तरह से वो एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, तो एटम क्या है, अनस्टेबल प्रूव हो गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी की बेस पे, क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था उसने पेश की थी, नील बोहर ने उसी को फॉलो करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स होगी, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जिस भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट कहते हैं एनर्जी लेवल को, कि एक खास रास्ते होते हैं न्यूक्लियस के बाहर और उन रास्तों की एनर्जी भी मखसूस होती है, हर रास्ते की एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक अपने मदार में घूमता है और वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब उस सूरत में करेगा जब वो अपने रास्ते से किसी दूसरे रास्ते में जाएगा, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, उस केस में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। ये था नील बोहर ने कंसेप्ट दिया। कुछ पोस्टुलेट्स हैं नील बोहर एटॉमिक थ्योरी के, कि नील बोहर ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास हाइड्रोजन एटम। नील बोहर ने जो थ्योरी पेश की उसने हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉल न्यूक्लियस होता है सेंटर में, टिनी न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन एटम के सेंटर में, इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ये हाइड्रोजन एटम है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, शेल है। ठीक है, ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अब इस मदार में सर्कुलेशन मोशन में है, तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है इसको हमने कहा है कि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस की डेफिनेशन भी तो यही होती है ना, कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द आउटर मोस्ट बॉडी। ठीक है, तो ये वो कहता है कि इसमें पोस्टुलेट्स में नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने वो हाइड्रोजन एटम में देखा कि टिनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जिसका रेडियस आर है और रेडियस क्या है, कांस्टेंट रहता है, अप या डाउन नहीं होता। जबकि रदरफोर्ड के मुताबिक रेडियस क्या है, अब यहाँ पे थी बॉडी तो ये सेंटर है, रेडियस ज्यादा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आता गया तो रेडियस कम होता जा रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट था नील बोहर का, वो था ईच ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी, के न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं, ये एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी अगर 60 जॉल है तो वो हमेशा 60 जॉल ही रहेगी। वो इलेक्ट्रॉन 40 या 50 या 70 पे नहीं जाएगा, बल्कि वो 60 की ही एनर्जी मेंटेन रखेगा। ये पॉइंट था कि ईच ऑर्बिट, ये जो दायवी रास्ते होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनमें एनर्जी क्या है, फिक्स है, हर रास्ते की, हर ऑर्बिट की, हर शेल की। ठीक है। थर्ड उसका जो पोस्टुलेट था, रिजल्ट था, वो कहता है कि नो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर शेल। कोई भी पार्टिकुलर शेल है, कोई भी न्यूक्लियस के गिर्द दायरा है, सपोज ये है, ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना वो इमिशन होगी ना एब्जॉर्प्शन होगी, एनर्जी ना तो खारिज होगी ना एनर्जी जज़ब होगी, बल्कि वो उसकी 60 जूल एनर्जी है तो अपनी 60 जूल एनर्जी को बरकरार रखते हुए वहां पे बस सर्कुलेशन ही करता रहेगा। तो थर्ड पॉइंट इसका ये था। उस पॉइंट के मुताबिक उसने ये कहा कि जो डेल ई है, चेंज इन एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस के। ये म्यू है जिसको फ्रीक्वेंसी के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट वो ये कहता है कि नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर शेल। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर शेल में मूव कर रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर ही मूव कर रहा है, तो उस केस में एनर्जी ना इमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। हाँ, एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब तब होगी जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा।
एक शेल से दूसरे शेल में, मतलब जिस शेल में वो रह रहा है उस शेल से या तो नीचे वाले शेल में आएगा या फिर आखिरी शेल में चला जाएगा, ऊपर वाले शेल में। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद शेल है। न्यूक्लियस के साथ जो शेल होता है उसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है। फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल्स का डिस्टेंस बढ़ता जाता है एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। सपोज ये फर्स्ट शेल है जिसे हमने N1 कहा है, ये सेकंड शेल है N2, ये थर्ड शेल है N3। ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स हैं, शेल्स के बता रहे हैं कि 1 2 3, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, जिनको हम K, L, M और इसी तरह से फोर्थ आ जाएगा N शेल के नाम से भी जानते हैं। आपको अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कितने शेल्स हैं, K, L, M, N, या नाम ऑफ शेल्स बताने हैं तो K, L, M, N और इसी तरह से N से आगे सो ऑन जारी रहेगा। तो K शेल है जो कि फर्स्ट शेल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या है शेल्स की, L शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर M शेल की एनर्जी उनसे ज्यादा होगी। अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो रह रहा है किसमें, इस शेल में रह रहा है ये, ठीक है, और ये कौन सा शेल है, सेकंड शेल है। सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर थर्ड में या फोर्थ में, तो उस वक्त वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाए। आप खुद देख लें कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो उस वक्त आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, एनर्जी लगा रहे होते हैं, एफर्ट लगा रहे होते हैं ऊपर क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। इसी तरह से जब आउटर से इलेक्ट्रॉन आएगा किस तरफ, इनर शेल्स की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, तो उस केस में वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो नील बोर ने ये कहा था कि जब फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है। एब्जॉर्प्शन या इमिशन सिर्फ उस सूरत में होती है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है। अगर तो लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो उस केस में एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है। सपोज हायर शेल है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, 100 जॉल है इलेक्ट्रॉन की, और जो सेकंड शेल है यहाँ पे 60 जॉल है इसकी एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आया है तो चेंज इन एनर्जी हम फाइंड करेंगे कि हायर से लोअर में आते हुए कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की। वो हम किस तरह से देखेंगे, वो हम सिंपली डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एनर्जी आखिरी शेल की मीन जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एनर्जी जिस शेल में आ रहा है। सपोज 100 जॉल थी, माइनस जिसमें आ रहा है उसकी एनर्जी 60 जॉल है, तो ये डिफरेंस निकलता है टोटल 40 जॉल। मीन्स आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल में आ रहा है तो 40 जॉल उसने क्या की, एनर्जी रिलीज की। इसी तरह से जब इनर से आउटर में जाएगा तो उस केस में 40 जॉल एनर्जी को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, वो 40 जॉल एनर्जी लेगा। ठीक हो गया। तो ये था सिंपल, आपको इसका आइडिया हो गया होगा। नील बोर ने ये बताया था, जब रदरफोर्ड का कहना ये था कि जी कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करते हैं तो और एक लम्हा ऐसा आता है कि न्यूक्लियस में गिर जाता है। ठीक है। अब इसने ये कहा था कि डेल ई चेंज इन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस की, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है, रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। अगर एनर्जी वहां से रिमूव हो रही है तो रोशनी की सूरत में, लाइट की सूरत में क्या है, वो रिमूव होगी। ये एनर्जी रिमूव हो रही है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और इधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये मैं कह देता हूं कि एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो वो कहता है जो चेंज इन एनर्जी है, जितनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी। अगर कम एनर्जी है तो रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी कम होंगी। अगर 60 जॉल एनर्जी वो ले रहा है, इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी उसी 60 के इक्वल होंगी, ठीक है, 60 हर्ट्ज होंगी। अगर 40 है तो फ्रीक्वेंसी भी 40 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जितनी एनर्जी चेंज आ रहा है एनर्जी का, उतना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और डेल ई जो कि चेंज इन एनर्जी है, जिसे हम E2 माइनस E1 कर सकते हैं, या जिस शेल से आ रहा है उसी शेल को हम कर सकते हैं। तीसरे शेल से आ रहा है तो E3 हम कर लेंगे, दूसरे में आ रहा है तो E3 माइनस E2 कर देंगे, इसी तरह से। तो चेंज इन एनर्जी जो है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन रिमूव किया तो हमारे पास H आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? प्लांक्स कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी, उसी की बेस पे नील बोर लेके आ रहा है थ्योरी को। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब ये चेंज इन एनर्जी E2 टू E1 मैंने कर दिया, इसको ओपन कर दिया, HV के ये इक्वल है, ठीक है। फोर्थ जो पोस्टुलेट था नील बोर थ्योरी का, वो था फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो वो एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करती है। सर्कुलेटरी मोशन कोई बॉडी जब करती है तो उसका एक मोमेंटम क्रिएट होता है एंगुलर, ठीक है। तो वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फाइंड हम कर सकते हैं, इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। कोई भी बॉडी जो न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में राउंड कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π के जरिए। mvr क्या है? सपोज ये आपके पास कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो कि जिसका मैस, कोई भी बॉडी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बेसिकली, तो मैस पोजेस करता है। और ये रेडियस हो गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है r से, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन मैस m। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, कितनी स्पीड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हमने v से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है? mvr, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, रेडियस क्या है, मैस उसका कितना है, स्पीड उसकी कितनी है। क्योंकि रेडियस के कम या ज्यादा होने से, मैस के कम या ज्यादा होने से वेलोसिटी डिफेक्ट हो सकती है, वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। वेलोसिटी भी मैस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसको हम फाइंड कर सकते हैं nh/2π से। n क्या है? आपके पास नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो आप n की जगह पे 1 पुट कर दें, h जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू जो कि 6.63 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर -34 जूल सेकंड है वो पुट कर दें। नीचे 2 मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 या 3.14 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसका क्या फाइंड कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। अब इसमें से अगर आपको वो रेडियस दे देता है, इलेक्ट्रॉन का मैस दे देता है, और आपको वो कहता है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका ये आपके पास रेडियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस है, आप उसका क्या करें, वेलोसिटी फाइंड करके दें। तो आपने मैस की जगह पे पुट कर देनी है वैल्यू, और रेडियस की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। एंड की जगह पे वो जो शेल्स बता रहा है, ऑर्बिट बता रहा है, थर्ड में फोर्थ में रिवॉल्व कर रहा है, आपने वो लिख देना है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, 2 और पाई की वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपने आंसर निकाल देना है। एट द एंड आप कह देंगे कि ये इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या वो वेलोसिटी दे देता है, रेडियस दे देता है, मैस फाइंड करने का कहता है, देन आप मैस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर रेडियस फाइंड करने का कहता है तो मैस और वेलोसिटी दे देगा। इस तरह से यानी कि आप उसको टोटल स्टडी कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक। एक और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रदरफोर्ड और बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें डिफरेंस क्या था। क्योंकि रदरफोर्ड पढ़ा रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी का स्टूडेंट नील बोर, उसने ऑब्जेक्शन करके अपनी थ्योरी पेश करना शुरू कर दी। सहारा किसका लिया? मैक्स प्लांक्स का सहारा लिया, उसकी क्वांटम थ्योरी उठाई, उसकी क्वांटम थ्योरी को उसने पढ़ा। जब उसकी क्वांटम थ्योरी को पढ़ने के बाद ही उसने रदरफोर्ड को रिजेक्ट किया कि क्वांटम थ्योरी तो ये कह रही है, आप तो उसको उलट चल रही है। तो जो मेन इनमें डिफरेंस है रदरफोर्ड और बोर के एटॉमिक मॉडल्स में, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्लासिकल थ्योरी की बेस पे था। क्लासिकल थ्योरी क्या है कि कोई भी मैसिव पार्टिकल जो सर्कुलेशन में हो, मूव कर रहा हो, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है।
एनर्जी कॉन्टिन्यूसली खारिज करता है। जबकि बोर्स की जो थ्योरी थी, एटॉमिक मॉडल था, वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता था। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल्स जब कॉन्टिन्यूसली मूव करता है सर्कल में, तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता। ठीक है। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के मुतालिक कोई आइडिया नहीं दिया, बस उसने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक लम्हा आता है वो गिर जाता है। जबकि नील बोर ने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया कि एक स्पेसिफिक एक दायरा है, एक रास्ता है, उसके गिर्द मूव करता है, वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करता है एटम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो आपस में मिक्स्ड होते हैं, उन कलर्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि कंटीन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा था। जबकि बोर्स के मुताबिक लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है कि जो एटम्स की जब हम स्टडी करते हैं उसके जो कलर्स होते हैं, उसमें से रोशनी के लाइट जो इमिट हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो कलर एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, बीच में डार्क लाइंस होती हैं, कलर सेपरेट होते हैं, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोर्स के मुताबिक बोर ने कहा था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम कोलैप्स। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम एक लम्हा आता है कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, जबकि बोर्स ने एटम को स्टेबल करार दिया था कि इलेक्ट्रॉन ना ही न्यूक्लियस में गिरेगा ना ही एटम कोलैप्स करेगा। तो ये इनका जो मेन डिफरेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट है शार्प क्वेश्चन के हवाले से, ये आपने मस्ट इसे जो है ना याद रखना है। ये था आपका आज का लेक्चर, बहुत एटॉमिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने इसको स्किप नहीं करना। इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।